So, very good morning, everyone. So, we are starting with this new series NCRT line by line description. ठीक है, फ्रॉम क्लास 11th भी पढ़ेंगे, 12th भी पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे. अगर हमको चैप्टर पढ़ा होगा तो वी विल डू इट इन पार्ट्स एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर वी विल गो विद द नोट्स. तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर. ठीक है, मतलब हर एक डिटेल there will be in this chapter. So let us start with diversity in the living world unit 1 that comprises of the 4 chapters. जिसके अंदर 4 चैप्टर्स आते हैं अपने आप में, है ना. 4 चैप्टर्स आते हैं कौन कौन से? द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. ठीक है, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम. 4 चैप्टर्स आ रहे हैं जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. फर्स्ट चैप्टर हम द लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एक्चुअली मतलब ये लिविंग वर्ल्ड है क्या चीज़, इनके बारे में. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पैराग्राफ. बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लाइफ प्रोसेसेस. द लिविंग वर्ल्ड comprises an amazing diversity of living organism. Early man could easily perceive the difference between inanimate matter and the living organism. Early man defied some of an inanimate matter and some among the animals and the plants. A common feature of all such forms of inanimate and animate object was the sense of awe or fear that they invoked. The description of living organism, including human beings, began much later in the human history. Societies which indulged in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological नॉलेज. तो ये यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जो बायोलॉजी है ये एक साइंस है लाइफ फॉर्म्स की और लिविंग प्रोसेसेस की. बॉडी में क्या चल रहा है, लाइफ फॉर्म कैसे आ रही है, क्या है क्या नहीं है, इन सब की. एंड इसके अंदर जो लिविंग वर्ल्ड है इसके अंदर अमेजिंग डाइवर्सिटी देखी जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. जैसे कि अर्ली मैन जो थे बहुत पुराने टाइम पे, उनको क्या था कि धीरे धीरे मतलब इतना सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ी होता था पहले, तो धीरे धीरे मतलब वो सोचने लगे, उनको अपने आप डिफरेंस पता चला. इनएनिमेट मतलब ऐसी थिंग्स, मतलब ऐसे नॉन लिविंग सब्सटेंस एंड ऑब्जेक्ट दैट लैक द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ सच एज रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेल ग्रोथ हो गया. ठीक है, ये सब तो इनएनिमेट मैटर या फिर लिविंग थिंग्स मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हो गया. ठीक है, इन सब के बारे में उनको धीरे धीरे पता चलने लग गया था. तो अर्ली मैन डिफाइड. व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिफाइड हियर? डिफाइड मतलब टू ट्रीट समवन और समथिंग एज गॉड, मतलब किसी चीज़ को भगवान जी का दर्जा देके या फिर अपना आइडल मान लेते थे, पूजा पाठ करने लग जाते थे इन सबको देख के. और कुछ कुछ मतलब जैसे कि मतलब इनएनिमेट मैटर जैसे कि विंड, सी, फायर एक्सेट्रा और सम अमंग द एनिमल्स इन द प्लांट. फिर क्या था, इनके बीच में एक कॉमन फीचर देखा गया कि जो अर्ली मैन थे ना, उनके मन में कभी के बार ऐसी चीज़ों को देखकर डर भी पैदा होता था, है ना, डरते भी थे. और क्योंकि एक्चुअली में उस टाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं था, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स का. तो किसी चीज़ को तो वो गॉड मानते थे और किसी चीज़ से वो डरते थे, है ना. फियर, उनके अंदर डर की भावना आ जाती थी. नाउ फिर जो ये डिस्क्रिप्शन हुआ किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, धीरे धीरे शुरू हुआ. ठीक है, धीरे धीरे शुरू हुआ जिसने मतलब ऐसी सोसाइटीज़ जिन्होंने एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू से देखा. ठीक है, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू से देखा बायोलॉजी का, मतलब ह्यूमन बींग रिलेटेड थोड़ी बहुत स्टडी करी गई एंड को रजिस्टर थोड़ी बहुत बायोलॉजिकल नॉलेज उनको होने लगी. नाउ सिस्टमैटिक एंड मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, मतलब सिस्टमैटिक ये जो टर्म है इसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे. तो ये कहना चाह रहे हैं सिस्टमैटिक एंड मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स बॉट इन आउट ऑफ नेसेसिटी डिटेल सिस्टम्स. अब हम बहुत मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत डिटेल सिस्टम्स हमने देखे. जैसे कि हमने आइडेंटिफिकेशन करना शुरू किया ऑर्गेनिज्म का, हमने उनका नॉमेनक्लेचर किया, हमने उसका क्लासिफिकेशन किया. दीज ऑल 3 टर्म्स विल कम इन द चैप्टर. द बिगेस्ट स्पिन ऑफ such studies was recognition of the sharing of similarities among living organisms both horizontally and वेंट्रली. फिर बिगेस्ट स्पिन ऑफ क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग देखने लग गए कि क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिसिमिलैरिटीज़ है एक दो ऑर्गेनिज्म के बीच के अंदर, हॉरिजॉन्टली और वेंट्रली, मतलब हर तरीके से. दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो ऑल ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ वॉज रिविलेशन विच हम्बल्ड मैन लेड टू द कल्चर मूवमेंट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. मतलब जो पहले थे इवोल्यूशन, है ना, इवोल्यूशन जो बहुत पहले इवॉल्व हो चुके हैं और या फिर जो अभी भी हैं,
इन सबको धीरे धीरे स्टडी किया गया, फिर धीरे धीरे हमको पता चली इनकी इंपॉर्टेंस एंड हम लोग इनका कंजर्वेशन करने लगे बायोडाइवर्सिटी का. सो इन द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ दिस यूनिट यू विल गेट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल प्लांट्स फ्रॉम अ टेक्सोनॉमिक्स perspective. What is this taxonomy, taxonomist, systematics, identification, nomenclature, पूरा चैप्टर में दोबारा से आ जाएगा. इसी चैप्टर के अंदर हम हर एक ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन देखेंगे. नाउ वी विल सी जैसे कि उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे एनिमल्स और प्लांट्स का एक टेक्सोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव से. ठीक है, ओके. सो अब हमारे पास यहाँ पर एक साइंटिस्ट आएंगे जो कि साइंटिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुके हैं. सो ही इज़ अर्नेस्ट मेयर. अर्नेस्ट मेयर वॉज बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1904 इन जर्मनी. अर्नेस्ट मेयर, द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हु हैज़ बीन कॉल्ड, ही वॉज कॉल्ड, क्या कहलाए जाते थे, ही वॉज कॉल्ड एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. इनको हम डार्विन कहते थे 20th सेंचुरी का, है ना. वॉज वन ऑफ द 100 greatest scientists of all the time. Okay, wow. Mayer joined Harvard's Faculty of Arts and Sciences in 1953. 1953 में उन्होंने हार्वर्ड की फैकल्टी को ज्वाइन किया आर्ट्स एंड साइंस का, और फिर वो रिटायर हो गए 1975 के अंदर. ओके, सो अज्यूमिंग द टाइटल एलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस. Throughout his nearly 80-year career, his research spanned ornithology, उन्होंने ornithology करी, taxonomy करी, zoography, evolution and systematics के बारे में स्टडी करी, and the history and philosophy of biology. He almost single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology. मतलब अब जो हम स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी का ओरिजिन कैसे हुआ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ जाता था, उन्होंने इसका अच्छे से डिस्क्रिप्शन किया. और उन्होंने एक जो हम आज डेफिनेशन यूज़ करते हैं ना स्पीशीज़ की, उन्होंने स्पीशीज़ की डेफिनेशन हमको दी. मेयर वॉज अवॉर्डेड विद 3 प्राइज़. उनको 3 प्राइज़ मिले, है ना. मेयर वॉज अवॉर्डेड विद द 3 प्राइज़. कौन कौन से प्राइज़ मिले उनको ध्यान से देखेंगे. ये रहे बल्जान प्राइज़ इन 1983, द इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी इन 1994 एंड क्राफोर्ड प्राइज इन 1999. और जो मेयर की जो डेथ थी वो 100 एज में हुई इन ईयर 204. ही इज अर्नेस्ट मेयर 1904 to 2004. ओके ओके, लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड. ओके, अब इस चैप्टर के अंदर काफ़ी कुछ डिलीट भी हुआ है. अगर किसी की एनसीईआरटी है तो मैं उसको उसके हिसाब से बता दूंगी कि हाँ भाई, अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उस हिसाब से हम बातें कर लेंगे. नाउ, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड. हाउ वंडरफुल, यस. कितना मतलब एक्सक्लेमेशन के साथ देखिए कि यार देखने की बात तो है. द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग. द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना. इतने अलग अलग तरीके से हैबिटेट्स होते हैं, हमने देखे ही नहीं होंगे. अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि कोल्ड माउंटेन, डेसिडियस फॉरेस्ट. डेसिडियस फॉरेस्ट मतलब लाइक वो पतझड़ वाले पेड़, इस तरीके से फॉरेस्ट. ओशन, फ्रेश वाटर, लेक, डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग हैव लीव अ स्पीचलेस, है ना. हर जैसे हॉट स्प्रिंग में भी के बैक्टीरिया रहते हैं इतने हाई टेम्परेचर के अंदर भी. नाउ, द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, मतलब दौड़ते हुए हॉर्स की ब्यूटी देखते हैं. माइग्रेटिंग बर्ड्स, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने वाले बर्ड्स की देखते हैं. द वैली ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर की वैली देखते हैं. या फिर शार्क, अटैकिंग शार्क इवोक, मतलब जैसे जो शार्क अटैक कर रही है, इवोक एंड अ डीप सेंस ऑफ वंडर. ऑफ कोर्स, द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट. नाउ, the ecological conflict and cooperation among member of population and among population of community or even in the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what is मतलब deeply reflect on what indeed is life, है ना. देखो हम मॉलिक्यूलर स्टडी कर रहे हैं, इकोनॉमिकली हम चीज़ों को देख रहे हैं, तो उसको देखने के बाद लगता है कि यस, व्हाट इज दिस लिविंग. दिस क्वेश्चन हैज़ 2 इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन, और इस एक क्वेश्चन के अंदर ही 2 क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, पहला तो टेक्निकल है और दूसरा फिलोसॉफिकल है. पहला टेक्निकल है, दूसरा फिलोसॉफिकल है. टेक्निकल वन, एंड सीक आंसर टू व्हाट लिविंग इज अपोज टू द नॉन लिविंग, है ना. मतलब लिविंग, नॉन लिविंग के बारे में. एंड द सेकेंड इज फिलोसॉफिकल वन, एंड सीक आंसर टू व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाइफ.
क्या लाइफ का पर्पस है, क्या ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है क्या, क्यों है, क्या है इनके बीच में। तो एक एज अ साइंटिस्ट वी शेल नॉट अटेम्प्टिंग द आंसर, हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे आंसर को, लिखेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, रिसर्च करेंगे कि व्हाट इज लिविंग। सो वी आर स्टार्टिंग हियर विद द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। पुरानी बुक्स के अंदर आपको एक टॉपिक गिवन है 1.1 पे, दैट इज़ व्हाट इज़ लिविंग। ठीक है, आपको गिवन होगा वहाँ पे व्हाट इज़ लिविंग, जो कि आपको नहीं करना है, वो स्किप कर देना। नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर 1.2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, वहाँ से हम शुरू करेंगे। उसके अंदर मतलब जो व्हाट इज़ लिविंग था उसके अंदर कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन था कि एक्चुअली व्हाट इज़ लिविंग, किस मतलब हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर, बट इट इज़ नॉट in new NCERT, so we will skip that. Now let us start with diversity in the living world. If you look around, you will see a large variety of living organism, be it be potted plant, insect, bird, your pets, other animals and the plants. Of course हम देखते हैं इधर उधर देखते हैं तो बहुत ही अलग अलग वैरायटी दिखती है. There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes. मतलब जैसे कि माइक्रोब्स हो गए, हम नहीं देख पाते उनको, इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, बट दे आर ऑल अराउंड यू. अभी भी अगर आप जहाँ पर बैठे हो आपके आसपास इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो नहीं दिख रहे आपको पर हैं, देख रहे हो डाइवर्सिटी, देख रहे हो व्हाट इज़ दिस डाइवर्सिटी. इफ़ यू वर टू इंक्रीज, जैसे अगर आप एक छोटे एरिया में हो, है ना, छोटे एरिया में कम लोग आएंगे तो वैसे ही छोटे एरिया में डाइवर्सिटी कम होगी. इसी तरीके से मैं आपको एक डेंस फॉरेस्ट में भेज दूँ तो आप देखोगे ना वहाँ पर कितनी वेराइटी के ऑर्गेनिज्म है, दैट यू see would increase. Obviously, if you were visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organism. Each different kind of plant, animal or organism that you see represent a species. The number of species that are known and described range. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ चुका है कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज को हम जानते हैं, दैट इज 1.7 to 1.8 million, है ना, 1.7 to 1.8 million. Yes, this refers to biodiversity or the number and the types of organism present on earth. ठीक है, कितना नंबर हो गया, कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है. वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड. अगर ये आपको ऐसे कह रहा है कि अगर आप न्यू एरिया देखोगे तो आपको नए ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, और नए ऑर्गेनिज्म भी दिखेंगे, और ऐसी बात नहीं नए भी दिखेंगे, इवन ओल्ड वन. लाइन देखिए, ओल्ड वन, बहुत पहले के भी और अभी के भी, जो अभी इवॉल्व हो रहे हैं. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plant and animal in our body own area by their local names. अब यार प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, मतलब इस पैराग्राफ में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है हमें, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है इतने सारे ऑर्गेनिज्म. अब हम इन ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे तक कन्वे कैसे करें कि हाँ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ए, है ना. अब ऑफ कोर्स इतने बड़े एरिया है, अर्थ में अलग अलग कंट्री, अलग अलग स्टेट, अलग अलग लोग हैं, तो इसीलिए हमें एक स्पेसिफिक नाम देना था हर एक ऑर्गेनिज्म को, जिससे हम इजीली रिकॉग्नाइज कर पाए उसको. So as stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animal in our own area by their local names. Local names से तो जानते हैं, है ना, कि किसका पौधा है, गुलाब का पौधा है, पर ऑफ कोर्स इसका कुछ दूसरी जगह पर दूसरा, दूसरी कंट्री में दूसरा नाम होगा. सो प्रोबेबली वुड रिकॉग्नाइज the confusion that would be create if we did not find ways and means to talk to each other. तो हम एक दूसरे से अगर कन्वे नहीं कर पाए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा. टू रेफर टू ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट, उस ऑर्गेनिज्म के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. Hence, there is need to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. अब अगर एक जैसे ऑर्गेनिज्म है, सेम नेम है, उस ऑर्गेनिज्म का कैसा नेम है, सेम नेम है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसे प्रोसेस को नॉमेनक्लेचर कहते हैं. और ये स्टार्टिंग में हमने देखा था, एक वर्ड नॉमेनक्लेचर आया था, दैट इज इट. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर. मतलब द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कहते हैं. ओके. Obviously, nomenclature or naming is only possible when organism is described correctly,
वी नो टू वॉट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू, मतलब सबसे पहले तो हमको नेम तो जब भी होगा ना जब हम उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले तो आप आइडेंटिफाई करोगे फिर उसका नॉमेनक्लेचर कर पाओगे, है ना। पहले तो आप उसका आइडेंटिफिकेशन करोगे फिर उसका नॉमेनक्लेचर करोगे, सिंपल सी बात है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव इस्टेब्लिश, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस्टेब्लिश किया प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम, मतलब अलग अलग प्रोसीजर आए साइंटिफिक नेम को एक ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए प्रोसीजर हुआ कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म का हम नाम रख सकते हैं। सो दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर प्लांट्स, अगर प्लांट्स की बात करें, साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन अग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया, है ना। एक प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम जो थे वो एक अग्रीड प्रिंसिपल या फिर एक दायरे में रख करके पूरा बनाया गया, जो कि ICBN देती है। कौन देती है? ICBN। लेट मी हाईलाइट दिस टर्म फॉर यू। ICBN, वेट, यस, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। जो बॉटनी हम पढ़ते हैं उसके अंदर प्लांट्स पढ़ते हैं, दैट्स व्हाई हियर इट इज रिटन बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, याद रखोगे। फॉर है फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। यू मे आस्क्ड हाउ आर एनिमल नेम्ड, फिर हम ये पूछेंगे एनिमल की कैसी नेमिंग होती है। सो एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट ने इवॉल्व किया क्या? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। वहाँ पे फॉर है, यहाँ पर ऑफ है, ठीक है। सो ICBN एंड ICZN, जूलॉजिकल मतलब ये जू जो वर्ड हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, जूलॉजी। बॉटनी हम प्लांट्स पढ़ते हैं तो बॉटनिकल, ओके, बॉटनी में प्लांट आते हैं। सो द साइंटिफिक नेम इंश्योर, अब जो साइंटिफिक नेम होता है ना उसकी वजह से कन्फ्यूजन नहीं होता और हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम, है ना। कोई से भी वर्ड किसी को भी बुला लो उसका नाम एक ही रहेगा, डिस्क्रिप्शन भी सेम रहेगा। और एक बात का और ध्यान रखना है, क्या कि अगर ऑर्गेनिज्म ए है तो इसके अलावा और इस ऑर्गेनिज्म के अलावा और किसी का नाम ए नहीं हो सकता, समझ रहे हो। यूनिक नाम है, हर एक ऑर्गेनिज्म का यूनिक नाम होगा। ओके, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू द नोन ऑर्गेनिज्म। अब ये प्रिंसिपल है क्या, नेमिंग कैसे हो रही है? तो देखो नेमिंग एक्चुअली हो रही कैसे है, दो कंपोनेंट्स लिए गए। सो देखो ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स, हर एक नेम के दो कंपोनेंट्स लिए गए। कैसे? क्या? एक तो जेनेरिक नेम लिया गया, एक स्पेसिफिक एपिथाइट लिया गया। एक तो जेनेरिक नेम लिया गया, एक स्पेसिफिक एपिथाइट लिया गया। जेनेरिक नेम को हम एक वर्ड से और जानते हैं, यहाँ पे लिखा होगा, दैट इज नोन एज जीनस, है ना, जीनस। और स्पेसिफिक एपिथाइट रिप्रेजेंट स्पीशीज, जीनस के अंडर स्पीशीज आती है। तो जेनेरिक नेम लेंगे मतलब क्या, तो उसका जीनस होगा, और दूसरा वर्ड हम स्पेसिफिक एपिथाइट लेंगे, ठीक है। ये दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर हम बात करें 1 की तो उसको मोनो कहते हैं, 2 को बाई, 3 को ट्राई, और बहुत सारे तो पॉली। तो यहाँ पर हम दो कंपोनेंट्स को ले रहे हैं, जेनेरिक नेम को, स्पेसिफिक एपिथाइट्स को, मतलब दो कंपोनेंट्स हम यहाँ पर ले रहे हैं, 2 कंपोनेंट्स वी आर टेकिंग। इसीलिए मैं इसको क्या कह रही हूँ, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर कह रही हूँ। ओके, दिस नेमिंग सिस्टम, ये नेमिंग सिस्टम दिया किसने था? वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट, दैट इज कैरोलस लिनानियस, is being practiced by biologists all over the world। इनका दिया हुआ बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर हर एक साइंटिस्ट यूज़ करता है, बायोलॉजिस्ट यूज़ करता है। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग 2 वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट। ये नेमिंग सिस्टम बहुत ही कन्वीनियंट लगा सबको, है ना, बहुत ही कन्वीनियंट लगा नेमिंग सिस्टम कि भाई 2 वर्ड से आराम से हो रहा है, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, द नेम, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। साइंटिफिक नेम जो होता है ना मैंगो का, वो होता है मैंगनीफेरा इंडिका। क्या होता है? मैंगनीफेरा इंडिका। दिख रहा है आपको यहाँ पे? यस। लेट अस सी, अब इसका नाम, मैंगो का नाम ऐसे दिया कैसे? हिंदी में आम बोलते हैं अपने आसपास, ठीक है। तो इसका ये नाम, कॉमन नेम मैंगनीफेरा इंडिका, हमने लिखा कैसे? फिर से वही बात, सिंपल 2 कंपोनेंट्स वाली बात, ठीक है। यही था हमारा मैंगनीफेरा इंडिका। अब यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स वाली बात करेंगे हम। जो पहला है दिस मैंगनीफेरा, ये क्या हो गया? दिस इज योर जीनस। इंडिका को ध्यान से देखो, स्पीशीज।
अब इसको अगर आप प्रिंट करा रहे हो, बुक में अगर ये प्रिंटेड है नाम, तो ये हमेशा इटैलिक्स में प्रिंट करा जाएगा। ठीक है, अगर बुक में प्रिंटेड है ये नाम, सो ये हमेशा इटैलिक्स में प्रिंट कराया जाएगा। और अगर अगर आप इसको नोटबुक में लिख रहे हो या फिर हैंड रिटन है, तो हमेशा हम उसको अंडरलाइन करेंगे ऐसे वर्ड्स को। फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर का होगा जो कि जीनस का होगा, और सेकेंड वर्ड हमेशा स्मॉल लेटर का होगा। ये आपका कुछ रूल है जो हमको देखना है। ठीक है, दिस इज द रूल दैट वी हैव टू सी। नाउ लेट अस सी हाउ बाइनोमियल, मतलब हम कैसे किसी को नाम देते हैं, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, सो व्हाट आर द रूल्स। तो देखो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जो मैंगनीफेरा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, जो मैंगनीफेरा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, है ना। मैंगनीफेरा इज रिप्रेजेंटिंग जीनस, वाइल इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पीशीज। इंडिका क्या है, स्पीशीज है। सो यहाँ पर जो यूनिवर्सल नॉमेनक्लेचर के रूल्स गिवन है वो देख लेते हैं। लेट अस स्टडी देम। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लेटिन, लेटिन में होते हैं क्योंकि, और लिखे इटैलिक्स में जाते हैं, और लेटिनाइज या फिर डिराइव किए जाते हैं लेटिन से, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ओरिजिन को नहीं देखते। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, जो पहला वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है। वैसे जीनस और स्पीशीज को डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, द फर्स्ट वर्ड is denoting the genus and the second word is denoting the specific epithet or species. Both the words in biological name when hand written, जब आप हाथों से लिखोगे नोटबुक के अंदर, याद रखोगे, अंडरलाइन करोगे दोनों वर्ड्स को इस तरीके से ऐसे। और अगर मानो कि इटैलिक्स में लिखा है, सॉरी अगर बुक में है, प्रिंट है, तो वो हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाएगा। क्या, क्यों लिखा जाएगा इटैलिक्स में? टू इंडिकेट देयर लेटिन ओरिजिन। इटैलिक्स में क्यों लिखा जा रहा है? टू इंडिकेट देयर लेटिन ओरिजिन, कि भाई वो लेटिन से ओरिजिनेट हुए हैं, इसीलिए इटैलिक्स में लिखा जा रहा है। लास्ट पॉइंट, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से शुरू होगा पहला लेटर, और जो दूसरा लेटर होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, जैसे कि हमने मैंगनीफेरा इंडिका में पहले देख लिया। ओके, नाउ इसके आगे भी कुछ होता है। नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स, कभी के बाद आपको ना ऑथर का नाम भी दिखेगा। अपीयर्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथाइट, स्पेसिफिक एपिथाइट के बाद दिखेगा। ठीक है, जैसे कि मैंगनीफेरा इंडिका लिन, LINN, ये एब्रीवेटेड फॉर्म में कैरोलस लिनानियस का नाम है, तो लिन, कि हमको ये पता चल जाए कि ये नाम किसने दिया, लिन ने दिया। ठीक है, इट इंडिकेट्स दैट द स्पीशीज वॉज डिस्क्राइब्ड बाय लिनानियस। ओके, सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर दूसरी टर्म आ रही है। अब नॉमेनक्लेचर कर लिया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया, अब थोड़ा क्लासिफिकेशन, मतलब पहले आप आइडेंटिफाई करोगे ऑर्गेनिज्म को, फिर आप उसका नॉमेनक्लेचर करोगे, फिर हम उसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करेंगे क्योंकि भाई इतने सारे ऑर्गेनिज्म को पढ़ना इतना मुश्किल है, तो अब मैं उसको क्या कर रही हूँ, क्लासीफाई कर रही हूँ। क्लासीफाई इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। ऑफ कोर्स, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी को भी हम एक कैटेगरी में डाल देते हैं, जिसके लिए हम अच्छे से ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर आराम से देख पाएँ, अच्छी स्टडी कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, वी इजीली रिकोगनाइज ग्रुप सच एज प्लांट, एनिमल, डॉग, कैट और इंसेक्ट। डॉग को देखोगे, हाँ, कि ये तो डॉग की कैटेगरी में आता है, चाहे थोड़े अलग अलग भी दिखते हो डॉग। कैट को देखोगे, ये तो कैट है, ऐसा थोड़ी है, कैट को डॉग थोड़ी कहोगे, चींटी को कैट थोड़ी कहोगे, है ना। सो what image do you see when you think of a dog? Obviously each one of will see dog only. कुछ कुछ डॉग की ब्रीड्स होती है ना, कुछ कुछ डॉग की ब्रीड्स होती है। तो अगर मैं बोलूँ एल्स्टेशियंस है, तो वो क्या है, इसको देख के आप क्या बोलोगे कि ये तो डॉग की ब्रीड है, तो डॉग ही है। ऑफ कोर्स डॉग दिमाग में क्या आएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट डॉग ओनली। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, अगर मैं बात कर रही हूँ मैमल्स की, तो हम क्या सोचेंगे, ऐसे एनिमल जिनके कान होंगे, बाहर की तरफ कान दिखेंगे, है ना। मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं, एक्सटर्नल ईयर्स हैं, बॉडी हेयर्स हैं एंड द मैमरी ग्लैंड्स। लाइकवाइज इन द प्लांट्स, अगर मैं बात कर रही हूँ वीट की, तो मैं वीट को वीट ही देखूंगी ना, राइस थोड़ी देखूंगी। ये भी तो अपने आप में कैटेगरी है, वीट की भी अपने आप में कैटेगरी है, राइस की भी अपने आप में कैटेगरी है। ठीक है, सो वीट, द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड विल बी ऑफ वीट, not of rice or not of any other plant. Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants
एनिमल्स आर कन्वीनियंट कैटेगरी, इसीलिए अपने आप अपन ने, और ऐसा नहीं है कि हम अभी जाकर के इनको कैटेगरी में डाल रहे हैं, हमने हमेशा से कैटेगरी में डाला है। ह्यूमन का काम है दिमाग लगाना, ह्यूमन हमेशा से दिमाग लगा रहा था, काम कर रहा था, ठीक है, चाहे उसने कोई भी तरीके की कैटेगरी बनाई हो, कैसी भी कैटेगरी बनाई हो, ठीक है। जैसे कि देखो अच्छा, अब किसी भी चीज़ को कैटेगराइज करना, हर चीज़ का हम साइंटिफिक टर्म देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तो किसी चीज़ को कैटेगराइज करने का साइंटिफिक टर्म क्या है? टेक्सा। अभी हमने कुछ वर्ड स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है, टेक्सोनॉमिस्ट। तो द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टेक्सा। दिस इज वॉट वी कॉल टेक्सा। कन्फ्यूजन होने जैसा वर्ड ही नहीं है, बस कुछ अलग नहीं है, बस साइंटिफिक नाम है, जैसे मैंगो का मैग्नीफायर इंडिका था। Here you must recognize that taxa can indicate categories at different levels. taxa क्या करता है? इंडिकेट करता है कैटेगरी को अलग अलग लेवल्स पे। प्लांट का भी एक अलग टैक्सा है, प्लांट की भी अलग कैटेगरी है। वीट की भी एक अलग, अब वीट में ही तो प्लांट वीट का ही तो है, पर वीट की भी एक अलग कैटेगरी है। ओके, अब यहाँ पर देखो, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, है ना, एनिमल, मैमल और डॉग, तीनों अलग अलग टैक्सा है। लेकिन डॉग भी तो एक मैमल है, क्योंकि उसके भी कान है, उसके भी हेयर है बॉडी पे, उसके पास भी मेमोरी ग्लैंड्स हैं, लेकिन डॉग भी एक मैमल है। लेकिन डॉग और मैमल दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं टैक्सा को अलग अलग लेवल पर, समझ रहे हो, अलग अलग लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कन्फ्यूजन होने की बात ही नहीं है यहाँ पे कुछ। नाउ हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स all living organism can be classified into different taxa according to the characteristic। जैसे कि डॉग को हमने मैमल में डाला, लेकिन डॉग जैसे कैट भी तो है मैमल, कैट भी तो मैमल है, लेकिन कैट और डॉग अलग अलग हैं, लेकिन कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आ रही है? मैमल्स की कैटेगरी में आ रहा है। इस तरीके से हम सब पढ़ेंगे, स्पीशीज, जीनस, सब पढ़ेंगे, क्लास, फैमिली, है ना। सो हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, अलग अलग टैक्सा में हम उनको डाल सकते हैं। और ऐसा क्लासिफिकेशन, जो हम ऐसा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, ऐसे क्लासिफिकेशन को आप टेक्सोनॉमी कहते हो। क्या कहते हो? टेक्सोनॉमी कहते हो, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर अगर आप अलग अलग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हो, अलग अलग टैक्सा के अंदर कैटेगराइज कर रहे हैं, मतलब कैटेगरी में डाल रहे हैं, तो हम उसको ऑफकोर्स टेक्सोनॉमी कहेंगे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखोगे आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे, आप सेल का स्ट्रक्चर देखोगे, हम डेवलपमेंट प्रोसेस देखेंगे, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन निकालेंगे ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी। हम मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी में यही करते हैं, है ना। नाउ हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये मतलब यहाँ पर ये मतलब अच्छा है, क्वेश्चन है ये, कि जो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर है, ये जो चारों चीज़ें हैं, ये बेसिक है टेक्सोनॉमी के लिए। क्या है? बेसिक है टेक्सोनॉमी के लिए। नाउ टेक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू। टेक्सोनॉमी कुछ न्यू नहीं है, हमेशा से होती आ रही है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टिंग इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस to their own use. In early days, human beings needed to find sources for their basic need of food, clothing and shelter. तो पहले क्या देखते थे, मतलब वो पहले कैसे क्लासीफाई करते थे कि हाँ ये तो खाने की चीज़ आ रही है, तो ये खाने, इसको हमने फूड की कैटेगरी में डाल दिया, इससे हमारी प्रोटेक्शन हो रही है, इसको हमने शेल्टर में डाल दिया, इससे हम हंटिंग कर सकते हैं, तो ये हंटिंग वाली कैटेगरी में चली गई। कोई चीज़ प्रोटेक्शन कर रही है तो प्रोटेक्शन वाली कैटेगरी में आ गई। किसी चीज़ को पहन सकते हैं, कोई प्लांट को पहन रहे हैं, तो वो क्लोथिंग आ गया, है ना। तो हम उस तरीके से कैटेगराइज करते थे पहले। सो हेंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिज्म। देखो यूजेस, कि हम किस तरीके का यूज़ कर रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टिंग इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी। देखो ह्यूमन बींग कैसा है, ह्यूमन बींग ऐसा है कि उसको कोई चीज़ मिलेगी, उस पर अलग अलग रिसर्च करेगा, थ्योरी बनाएगा, सब करेगा। उसकी कुछ थ्योरी गलत होगी, बट आफ्टर द टाइम सही भी हो जाएगी। तो ह्यूमन बींग सिर्फ इंटरेस्टेड ही नहीं था ये जानने में कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसकी डाइवर्सिटी के बारे में, लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिश्ता है ना, व्हाट इज़ द रिश्ता, क्या रिश्ता कहलाता है। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर टू एज सिस्टमैटिक्स। इस ही ब्रांच ऑफ स्टडी को हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं,
है ना। इसी ब्रांच ऑफ स्टडीज़ को हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं, कि हम किसी भी दो ऑर्गेनिज्म या फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में अगर रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो उसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं। और ये टर्म स्टार्टिंग में आया था एंड आई हैव टोल्ड यू कि ये आगे भी आएगा और आ चुका है, ठीक है। द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये जो वर्ड सिस्टमैटिक है ये एक ऐसे वर्ड से आया सिस्टमा, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना ऑर्गेनिज्म का। लिनानियस यूज्ड सिस्टमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। उन्होंने अपने पब्लिकेशन मतलब बुक का नाम रखा था ये, तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज बुक। तो उसकी बुक का नाम था सिस्टमा नेचर। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वॉज लेटर एनलार्ज टू इंक्लूड, फिर हमारा जो सिस्टमैटिक का स्कोप था, फिर हमने आइडेंटिफिकेशन करना शुरू किया, फिर हमने नॉमेनक्लेचर करना शुरू किया, फिर हमने क्लासिफिकेशन करना शुरू किया। सिस्टमैटिक टेक इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनिज्म, मतलब इवोल्यूशन मतलब बहुत पहले के ऑर्गेनिज्म थे और अब जो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं सब में इवोल्यूशन हो रहा है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स अब ऐसे हैं पर पहले अलग थे। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिससिमिलैरिटीज़ है। अब हम आ जाते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे। क्लासिफिकेशन इज़ नॉट ओनली द सिंगल स्टेप। देखो अब कैटेगरी तो बनाएंगे ना, क्लासीफाई तो कर लिया पर कैटेगरी करनी है अब हमको। सबसे मेन चीज़ क्या हो जाती है, कैटेगरी हो जाती है। सो क्लासिफिकेशन इज़ नॉट सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। सिंस द कैटेगरी इज़ पार्ट ऑफ ऑल ओवर टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, तो हम उसको टेक्सोनॉमिक मतलब जितनी भी कैटेगरी तो होता है पार्ट है, तो हम उसको क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। मतलब द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। जितनी भी हम कैटेगरीज बना रहे हैं, टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो उसका पार्ट है कैटेगरी। सो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं, और सारी की सारी कैटेगरी को मिला करके हम उसको टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं, है ना। जैसे कि एक फैमिली की हायरार्की चली हुई आ रही है ना, चल के आती है, वैसे ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक कैटेगरी को यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन देखी जाती है। इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टेक्सा, मतलब एक रैंक होती है। स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ये सब टेक्सा है, मतलब हर एक कैटेगरी की रैंक है। स्पीशीज़ सबसे छोटा, फिर जीनस, फिर फैमिली, इस तरीके से सबसे बड़ा किंगडम, है ना। तो ये क्या है, टेक्सा। टेक्सॉन, प्लूरल वर्ड इज टेक्सा, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगुलर, टेक्सॉन। इसका मतलब क्या है, PL लिखा हुआ है, प्लूरल। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलिस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक इंसेक्ट है, वो पूरे अलग अलग तरीके के इंसेक्ट आते हैं, उनके अंदर एक कॉमन फीचर होता है कि उनके जो पैर होते हैं ना, उनके पास पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स होते हैं, इस तरीके से 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासिफाइड। मतलब अब हम ये देख सकते हैं कि हाँ, इनमें कॉमन क्या है, 3 पैर, है ना, 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स है। नाउ इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासिफाइड एंड थस हम उनको रैंक भी दे सकते हैं, उनको कैटेगरी भी दे सकते हैं। कुछ ऐसे और भी ग्रुप्स हैं, यस ऑफ कोर्स हैं। अगर मैं बात करूँ बर्ड्स की, एव्स की, है ना, जो कि एव्स है, बर्ड्स की बात करूँ तो उसके अंदर भी तो अलग अलग बर्ड्स का भी तो कॉमन फीचर होता है जिसको हम देख के डालते हैं। मैमल्स की बात करूँ, मैमरी ग्लैंड्स है, एक्सटर्नल ईयर्स है, हेयर्स हैं, है ना। जैसे इंसेक्ट थे, उसका 2-4 एग्जाम्पल इन्होंने पूछा और हमने दे दिया। नाउ रिमेंबर, ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी। एक ग्रुप जैसे कि बर्ड्स का ग्रुप, वो एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक, फिर कैटेगरी की मतलब अब वो बर्ड्स की क्या है, मतलब कौन सी रैंक पे आ रही है, कैटेगरी के आगे रैंक, मतलब कैटेगरी डिनोट्स रैंक। या फिर टेक्सा, कौन सी कैटेगरी है और कैटेगरी किसको डिनोट कर रही है, रैंक या फिर टेक्सा को। रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। दीज टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़। ये सारी की सारी टेक्सोनॉमिक ग्रुप ना अलग अलग बायोलॉजिकल एंटिटी है और नॉट मेरीली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। मॉर्फोलॉजिकल मतलब अगर मॉर्फोलॉजी मतलब किसी चीज़ की बाहर से स्टडी करना, और एनाटॉमिकल मतलब किसी चीज़ की अंदर से स्टडी करना। तो ये जो टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स हम पढ़ेंगे, कैटेगरी पढ़ेंगे, ये अलग अलग बायोलॉजिकल एंटिटीज़ होगी, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजिकली सेम हो, है ना, या फिर मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स हो, इसके अंदर ग्रुप हो। Now taxonomical studies of all organism have led to development of common category, जैसे कि kingdom,
फाइलम, ध्यान से इधर देखेंगे, किंगडम, फाइलम, मतलब अब मेन टॉपिक आ चुका है। ये तो सब ऐसे ही था, ये चैप्टर बहुत ही बेसिक है, कुछ नहीं है इसमें। किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ये बड़े से छोटा अरेंजमेंट लिखा हुआ है। किंगडम, phylum, division, class, order, family, genus and species. All organisms including those in plant and animal kingdom have species as the lowest category. एक लोएस्ट कैटेगरी पे स्पीशीज होती है, मतलब सबसे लोएस्ट कैटेगरी क्या है, लोएस्ट रैंक, टेक्सा, species is the lowest rank. Now the question you may ask is how to place an organism in various category. क्वेश्चन आया कि कैसे रखेंगे, तो इसके लिए हमको बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए कि मतलब हमको नॉलेज होनी चाहिए कैरेक्टर की ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की, भाई वो कौन से ग्रुप से है ना, उस ऑर्गेनिज्म की अच्छे से हमको पूरी की पूरी आइडेंटिफिकेशन सब कुछ करके रखना है, फिर हम उसको स्पीशीज़ में डालेंगे। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। इससे हमको क्या पता चलता है कि क्या इनमें सिमिलैरिटीज़ है, क्या इसमें डिसिमिलैरिटीज़ है, ठीक है। Now let us start with the smallest taxa, that is species. Okay, ये सबसे important topic है species वाला, इसलिए हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। Okay, species. Taxonomic studies consider a group of individual organism with fundamental मतलब functional similarities as species. One should be able to distinguish, मतलब एक species के दूसरे species के बीच में हम difference देख सकते हैं, morphological difference देख सकते हैं, मतलब outer difference। अब देखो, आप देख रहे हो मैंने अभी पहले एक मैंगो का एग्जांपल दिया था जिसमें मैंगनीफेरा इंडिका था, और उसमें मैं कुछ स्पीशीज कह रही थी, सेकंड वर्ड को स्पेसिफिक एपिथाइट भी कह रही थी। तो यहाँ पर वो वर्ड फिर से आ गया, मैंगनीफेरा इंडिका। सोलेनम ट्यूबरोसम, ये क्या है, साइंटिफिक नेम है पोटैटो का, जो कि हमको याद रखना है, तो मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ। जैसे कि आपका हो गया मैंगनीफेरा इंडिका इज यूजिंग फॉर मैंगो हेयर, Solanum tuberosum is using for potato, Panthera leo is using for lion. अब यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है, ये क्यों बता रहा है, यहाँ पर ये देखो, ये जो वर्ड है लियो, ये क्या है, दिस वर्ड लियो, ये जो वर्ड लियो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लॉयन को, स्पीशीज को, है ना, कि ये स्पीशीज है, ये जीनस है। अब पैंथरा ही इस एक पर्टिकुलर जीनस में बहुत सारी स्पीशीज आ सकती है, ठीक है, जैसे पैंथरा टिग्रिस, टाइगर, लेकिन स्पीशीज एक ही है लियो, इसकी स्पीशीज इंडिका एक ही है, इसकी स्पीशीज ट्यूबरोसम, सोलेनम एक जीनस है, उसकी स्पीशीज ट्यूबरोसम यानी कि पोटैटो आ रहा है, ठीक है। नाउ ऑल नेम्स इंडिका, जैसे कि ये तीनों के तीनों नाम इंडिका हो गया, है ना, सारे के नेम, जैसे कि इंडिका हो गया, ट्यूबरोसम हो गया, लियो हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक एपिथाइट को। वेल द फर्स्ट वर्ड मैंगनीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा आर जेनरा एंड रिप्रेजेंट अनदर लेवल, मतलब इसका हायर रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम कहते हैं जीनस। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथाइट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हर एक जीनस का एक या एक से ज़्यादा एपिथाइट हो सकता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म को, जो कि रिप्रेजेंट करता है, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, बट ऐसा नहीं है कि अलग ही दिखते हैं, उनके बीच में मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होती है, इसलिए उनका जीनस सेम होता है। जैसे कि पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट, जैसे पैंथेरा एक जीनस है, इसका दूसरा क्या है मैंने बताया, टिग्रिस है। सोलैनम क्या है, एक जीनस है जिसके अंदर स्पीशीज आती है निग्रम, सोलैनम निग्रम, और दूसरी एक तो सोलैनम निग्रम हो गई एंड दूसरी इज सोलैनम मेलोजिना। अब ये सोलैनम निग्रम क्या होता है, सोलैनम निग्रम जो है ना, राइटिंग हियर, उसको हम कहते हैं मकोई। सोलैनम निग्रम क्या होता है, मकोई, MAKOI, मकोई, है ना। और ये जो मेलोंजेना है इसको हम कहते हैं ब्रिंजल, BRINJ, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रिंजल कहते हैं, है ना। एक तो मकोई है, एक ब्रिंजल है, इसको ध्यान से अगर हम लिखें तो ये इस वाले टर्म को हम कहते हैं ब्रिंजल, और ऊपर वाला जो टर्म था ये हमारा होता है मकोई, है ना। ओके,
सो ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस। अब ह्यूमन की स्पीशीज कौन सी होती है? सेपियंस होती है, जो कि जीनस में आती है। तो ये चीज़ है, मतलब जीनस में स्पीशीज आती है, फैमिली में जीनस आते हैं विद मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। जीनस की बात करते हैं तो जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। जीनस में रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप होता है विच हैज मोर करेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा, है ना। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। मैंने बोला कि जो जनरल एग्रीगेट स्पीशीज मतलब ग्रुप ऑफ स्पीशीज, है ना। अभी जैसे अपन ने एग्जाम्पल ऊपर देखा ही था, जैसे कि पोटैटो, ब्रिंजल, दो अलग अलग स्पीशीज हैं लेकिन एक ही जीनस में आती है, सोलेनम के अंदर। जैसे कि लायन, लेपर्ड एंड टाइगर, इसकी अलग अलग स्पीशीज है, देखो टिग्रिस, पार्डस, लियो, लेकिन एक ही जीनस में आते हैं, पैंथरा में, है ना। लेकिन दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस, जैसे कि फीलस। फीलस फीलस कैट्स के लिए यूज होता है, लेकिन अभी हम इनको, पर आपने ये देखा होगा कि कैट, टाइगर वगैरह सब एक जैसे हैं, तो फिर कैट के लिए हमने अलग जीनस क्यों किया? क्योंकि इनकी फैमिली सेम है। इनकी क्या सेम है? फैमिली सेम है। तो देखो आगे आते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी, फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद still less number of character similarities as compared to the genus and species. Families are characterized on the basis of vegetative and reproductive feature देखते हैं फैमिली के। among plants for example, जैसे कि अलग अलग जेनरा हैं, सोलेनम हो गया, पेट्यूना हो गया, धतूरा। तो अलग अलग स्पीशीज जीनस में आ रही थी, अलग अलग सोलेनम, पेट्यूना एंड धतूरा एक ही फैमिली में आते हैं। द नेम ऑफ द फैमिली इज सोलेनेसिए। द नेम ऑफ द फैमिली इज सोलेनेसिए। तो पेट्यूना, धतूरा आर प्लेस्ड इन फैमिली सोलेनेसिए, इनको एक ही फैमिली में डाला गया, सोलेनेसिए, और यहाँ से हम सोलेनम भी लिख लेते हैं। तो पूरी लाइन हो गई। अमंग एनिमल्स, एनिमल्स की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है? एनिमल्स की बात करते हैं अब अपन। तो एनिमल्स में जीनस पैंथरा, जिसके अंदर लॉयन, टाइगर, लिपर्ड आता है। जीनस फीलस, जिसके अंदर कैट आती है। एक ही फैमिली में आते हैं सारे के सारे, तभी एक जैसे दिखते हैं थोड़े बहुत, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज दिखती है ना हमको। तो उसको, उसकी फैमिली को कहते हैं फेलिडे। क्या कहते हैं उसकी फैमिली को? फेलिडे कहते हैं, फैमिली फेलिडे। यस। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट एंड डॉग, आप कैट और डॉग के फीचर देखोगे, कुछ सिमिलैरिटीज दिखेगी लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी दिखेंगे, इसीलिए कैट और डॉग की फैमिली अलग अलग है। ठीक है, एक तो फैमिली फेलिडे से है और एक कैनिडे से है। तो डॉग की फैमिली याद रखनी है कैनिडे, कैट की फैमिली, कैट की, लॉयन की, टाइगर की, सबकी फैमिली फेलिडे। पोटैटो की, ब्रिंजल की फैमिली, धतूरे की फैमिली, और आपका पेट्यूना की फैमिली कौन सी? सोलेनेसी है ना। ऑर्डर पे आ जाते हैं। अब ऑर्डर में अलग अलग तरीके की फैमिली इंक्लूड होती है, ऑर्डर में अलग अलग तरीके की फैमिली आती है। यू मे हैव सीन दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस, फैमिलीज, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर थे, लेकिन हम आगे आते आते सिमिलैरिटीज़ बहुत कम होती जाती है। ठीक है। Order, being a higher character, is assemblage of families which exhibit a few similar character. The similar character are less in number as compared to the different genera included in a family. Similarities कम आती है, जैसे कि plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in order Polymoniales, है ना। जो कि आपकी प्लांट फैमिली है, कौन कौन सी फैमिली है आपकी प्लांट की? Convolvulaceae, Solanaceae आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर। उसको हम कौन से, किस चीज़ के ऑर्डर में डालते हैं? आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर, हियर वी गो, पॉलीमोनियल्स। ओके, पॉलीमोनियल्स में डालते हैं इस सोलेनेसिए को, और इसको, ये आपका हो गया सोलेनेसिए, कॉन्वोल्सिए, इसको हम पॉलीमोनियल्स में डालते हैं। मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। अब ये बात ध्यान रखो, किसके अकॉर्डिंग पर? फ्लोरल कैरेक्टर्स। ऊपर हमने फैमिली पे क्या कैरेक्टर देखे थे? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर देखे थे। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा। अब देखो क्या चीज़ है, देखो ऑर्डर जो है कार्निवोरा, उसके अंदर कौन कौन सी फैमिली आ रही है? फेलिडे भी आ रही है और कैनिडे भी आ रही है ना। अब मैमल में तो कैट और डॉग आएंगे ना, फेलिडे, कैनिडे, फेलिडे और कैनिडे, ये दोनों एक ही कार्निवोरा ऑर्डर में आ रहे हैं, है ना। जैसे कि, क्योंकि पहले पिछले वाले फैमिली के अंदर तो अलग अलग फैमिली थी दोनों की, कैट की फैमिली अलग थी, डॉग की अलग थी, लेकिन इन दोनों की फैमिली ऑर्डर में आखिर सेम हो गई। अब क्लास देखते हैं। दिस कैटेगरी, ये जो क्लास है,
This category includes related orders. For example, order Primata, comprising monkey, gorilla, gibbon. In class Mammalia, along with class Carnivora that includes animal like tiger, cat and dog. Class Mammalia has other order also. अब Mammalia class के अंदर कार्निवोरा मतलब ऑर्डर कार्निवोरा आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑर्डर कार्निवोरा आ रहा है, और प्रिमेटा ऑर्डर आ रहा है जिसके अंदर मैमल्स मतलब मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन होते हैं। एक ही ये लोग एक ही क्लास में आ रहे हैं, उसका नाम है मैमेलिया, है ना। यहाँ पर एक ही क्लास गिवन है मैमेलिया, और मैमेलिया के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे कि जीनस की स्पीशीज़ होती थी, जीनस की क्या होती थी, स्पीशीज़ होती थी, और फैमिली की जीनस होते थे बहुत सारे। फिर हमने ऑर्डर में अलग अलग फैमिली देखी, फिर अब हम ऑर्डर क्लास में हम अलग अलग ऑर्डर देख रहे हैं। अब आता है फाइलम, क्लास कंप्राइजिंग एनिमल, ऐसी क्लास जिसके अंदर फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड अलॉन्ग विद मैमल, उनकी हाईएस्ट कैटेगरी आ गई। अब हाईएस्ट कैटेगरी को क्या कहोगे, फाइलम, मतलब इसके ऊपर वाली कैटेगरी फाइलम। इनके अंदर हम नोटोकॉर्ड होता है नहीं होता है, ये सब नोटोकॉर्ड एंड द टर्मिनोलॉजीज विल कम इन एनिमल किंगडम। तो अच्छा, एक यहाँ पे टर्म है डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, है ना। दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड टर्म, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। ये जो सारे टर्म्स हैं, ये टर्म्स हम एनिमल किंगडम में करेंगे to avoid the confusion. In case of plant, classes will few similar character are assigned to the higher category called division। और कुछ प्लांट के अंदर थोड़ा अगर मतलब ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर हो जाते हैं तो हम उनको फाइलम के अंदर ही डिवीजन में डाल देते हैं। एक हायर कैटेगरी होती है जिसको हम डिवीजन कहते हैं। ओके, नाउ किंगडम, ऑल किंगडम बिलोंगिंग टू वेरियस फाइल आर असाइंड टू द हाइएस्ट कैटेगरी किंगडम। एनिमेलिया इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ एनिमल्स। अब जितने भी एनिमल्स की कैटेगरी करी उनको हमने एक ही किंगडम में डाल दिया, एनिमेलिया के अंदर। प्लांट को हमने किस में डाल दिया, प्लांट किंगडम के अंदर डाल दिया। तो दो तरीके के किंगडम हो गए, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर, starting with species figure 1.1. These are broad categories. However, taxonomic have also developed subcategories in hierarchy to facilitate more sound एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा। मतलब कुछ कुछ इनके बीच में इन्होंने थोड़ी थोड़ी सब डिवीजन भी कर दिया जिससे आराम से ये लोग क्लासीफाई कर पाएँ और अच्छे से। अब हम हायरार्की देखेंगे, यू विल रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। हम देखेंगे कैसे अरेंजमेंट हो रहा था, लर्न करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही हम ऊपर जाते हैं ना स्पीशीज़ से, वैसे वैसे कैरेक्टरिस्टिक जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। लोअरिंग द टेक्सा, जितना टेक्सा लो होता है उतने ही कैरेक्टरिस्टिक हाई होते हैं, रैंक जितनी लो होती है। हाइयर द कैटेगरी ग्रेटर द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा। जितनी हाई कैटेगरी उतने ही हम कंफ्यूज होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि डिसिमिलरिटीज बढ़ जाती है ऑर्गेनिज्म के बीच में, और क्लासिफिकेशन इस वजह से काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अब हम देखते हैं, इधर देखो हमारे पास क्या क्या आई चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया स्पीशीज़, फिर आया जीनस, फिर आया फैमिली, फिर आया ऑर्डर, फिर आया क्लास, फिर आया फाइलम, और उसके बाद आ गया किंगडम, है ना। तो ये छोटे से बड़ा, सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर स्पीशीज़ में, सबसे कम किंगडम में, सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ में, सबसे कम किंगडम में। जितना हाई होगा उतनी ही थोड़ी हमको कठिनाई आने लग जाएगी किसी चीज़ों को चेक करने में, सब चीज़ों को चेक करने में हमको प्रॉब्लम होने लग जाएगी। नाउ ये जो टेबल दिख रही है, टेबल आपको याद करनी है। इसके अंदर क्या गिवन है, इस टेबल के अंदर हमको कॉमन नेम गिवन है, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड डिवीजन, ये सब चीज़ें गिवन है हमको यहाँ पर। मतलब कॉमन नेम मतलब जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं, मैन यूज़ करते हैं, मक्खी को हाउस फ्लाई कहते हो आप लोग, मैंगो हम सब कहते हैं, मैंगो वीट। अब इनका बायोलॉजिकल नेम गिवन है यहाँ पर, इधर जीनस गिवन है, इनका फैमिली गिवन है, इनका ऑर्डर गिवन है, इनका क्लास गिवन है, इनका फाइलम गिवन है। तो ये सारे हमको लर्न करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लेते हैं, मैन होमो सेपियंस कहते हैं। होमो इसका जीनस हो जाएगा, इसकी स्पीशीज सेपियंस हो जाएगी, इसकी फैमिली होमनिडे हो जाएगी। होमनिडे के अंदर फैमिली के अंदर जीनस आता है ना, फिर फैमिली के बाद ऑर्डर इसका प्रिमेटा हो जाएगा, फिर क्लास इसकी मैमेलिया हो जाएगी, और फिर इसका फाइलम डिवीजन हो जाएगा। तो देखो होमो सेपियन भी मैमेलिया में आता है, डॉग और कैट भी मैमेलिया में आ रहे थे, है ना। और गिब्बन वाला एग्जाम्पल देखा था, वो भी मैमेलिया में आ रहा है। तो क्लास कंप्राइजेज लॉट्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कंप्राइजेज लॉट्स ऑफ फैमिली, फैमिली कंप्राइजेज लॉट्स ऑफ जीनस, जीनस कंप्राइजेज लॉट्स ऑफ स्पीशीज। यही चीज़ है बस, और कुछ नहीं है। और चैप्टर फिनिश। लेट अस टॉक अबाउट द समरी।
The living world is rich in variety. Million of plants and animal have been identified and described, but large numbers still अभी तक हमको नहीं पता भाई मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, साइज है, कलर है, हैबिटेट है, तो इन सबको हमको क्या करना था, एक क्लासीफाई करना था। तो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी करना था, तो हमने क्या किया, कुछ बायोलॉजिस्ट हैड इवॉल्व सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन करा हमने, नॉमेनक्लेचर करा हमने, क्लासिफिकेशन किया ऑर्गेनिज्म का। द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद दीज एस्पेक्ट, इन एस्पेक्ट से पढ़ते हैं तो हम उसको टेक्सोनॉमी कहते हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं चीज़ों को। द टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल फॉर नोइंग आर बाय रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हम इस चीज़ को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और फॉर आर जनरल नॉलेज। ठीक है, नाउ द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी, जो बेसिस है टेक्सोनॉमी के हमने मार्क किए थे, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूनिवर्सली इवॉल्व अंडर इंटरनेशनल कोड्स। इंटरनेशनल कोड्स में ही देखते हैं, बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस एंड डिस्टिंक्ट फीचर ईच ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड एंड असाइंड करेक्ट साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम। फिर हम नेमिंग करते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म को देखकर आइडेंटिफाई कर नेमिंग करते हैं। तो इसके अंदर 2 वर्ड्स एज पर द बायनोमियल सिस्टम, जो कि हम पढ़ चुके थे, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथाइट। ओके, an organism represent occupies a place or position in the system of classification। हर एक organism को एक position मिलती है। There are many categories or ranks which are generally referred to as taxonomic categories, जो हम पढ़ चुके हैं, species, genus, family, order, class, phylum or division and the kingdom। So all these categories constitute a taxonomic hierarchy। ये पूरी की पूरी एक क्या है, hierarchy है, जो कि लोअर रैंक से हायर रैंक तक जाती है। जितनी लोअर रैंक होती है उतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, और जितनी बड़ी रैंक होती है उतनी ही कम सिमिलैरिटीज़ होती है। एंड दैट्स इट विद द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड यहाँ पर ख़त्म हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है, एंड इट इज़ वेरी इजी चैप्टर। ये तो बस शुरुआत है, आगे जाकर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, प्लांट किंगडम के अंदर, एनिमल किंगडम के अंदर, और जिनको हम पार्ट्स में स्टडी करेंगे। अब इसका नेक्स्ट डे हम हैंड रिटन नोट्स को चेक करेंगे इसके, और उसको पढ़ेंगे। एंड दैट्स इट विद दिस वीडियो। इफ इट इज़ हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।